हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचियाकूटा एनिमे एपिसोड नंबर 4। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। दरअसल हमारे YouTube चैनल पे एक ग्लिच हो चुका है, इससे हमारे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube को हमारे चैनल के बारे में पता चल जाएगा कि वो एक्टिव है, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हम समझ पाते हैं कि रूडो एंजिन के साथ में अब हेडक्वार्टर जाने लगा है। ये लोग एक डेड सिटी से होते हुए टनल में पहुंचते हैं, जिसके बाद में क्लीनर्स का हेडक्वार्टर होता है। वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तो उन्हें रिसेप्शन पे एक सैम्यू नाम की लड़की से उनकी मुलाकात होती है। जिसके बाद जनका और रियो अपने काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सैम्यू रूडो को अपने पास बुलाती है उसे चेक करने के लिए। एंजिन बताता है सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसका चश्मा, जिसके जरिए वो किसी भी इंसान के अंदर झांक सकती है। वो अपनी पावर्स को यूज करती है और रूडो के अंदर झांकना शुरू कर देती है। वो रूडो के अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं देख पाती, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। पर वो एंजिन से कहती है कि इसका शरीर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसे हमें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देने पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें इसे इसकी पावर को यूज करना सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सैम्यू कुछ और भी होता है जो रूडो को नहीं बताती, ना ही एंजिन को। सैम्यू रूडो से पूछती है कि तुम्हारी गर्दन पे पट्टी कैसे लगी। ये बात सुनकर एंजिन काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद एंजिन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है। रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि उसकी टीम में 100 क्लीनर्स हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं कॉम्पिटेंट्स, दूसरे हैं सेंटिनल्स, तीसरे हैं सपोर्टर्स। लेकिन इस वक्त सारे के सारे लोग इधर उधर अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए हुए हैं। जिसके बाद एंजिन एक रूम ओपन करता है ताकि वो रूडो को कुछ क्लीनर्स से मिलवा सके, लेकिन इस रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, जिस वजह से एंजिन उस दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग बॉस के कमरे के पास जाते हैं और रूडो उससे बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन एंजिन यहाँ पर बोलता है कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से कभी भी उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, क्योंकि यह बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट आखिर है क्या। जिसके बाद एंजिन दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर रूम में कोई भी नहीं है। सोमियो बताती है कि यहाँ पर बॉस कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद ही आएंगे। यह बात सुनकर रूडो को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वह यहाँ तो सिर्फ बॉस से बात करने आया था, पर उसे अब कुछ और दिन यहाँ पर इंतजार करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और रूडो से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा, तो तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते। जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑफिशियल क्लीनर नहीं बन सकता, पर वह रियो को करीब से काम करता हुआ देख तो सकता ही है। उसे मजा आएगा और इससे वह एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। ये सुन के रूडो की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों। इसके बाद सोमियो उनके मिशन को प्लान करती है। वो उनसे कहती है कि पॉल्यूटेड जोन के पास में एक टाउन है, जिसकी बैरिकेड पर एक छोटे कचरा मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया है और तुम लोगों को जाकर उसे खत्म करना होगा। रूडो पूछता है कि ये पॉल्यूटेड जोन क्या है। सोमियो बताती है कि हमने इस जगह को 3 जोन में बांट रखा है। पहला सेफ जोन, जहाँ पर इंसान रहते हैं, दूसरा पॉल्यूटेड जोन जहाँ पर छोटे मोटे कचरा मॉन्स्टर रहते हैं, और तीसरा नो मैंस लैंड, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और अब तक इन्हें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता चल चुका है, और ये जोन वही जोन था जहाँ पर रूडो आकर गिरा था। यहाँ के मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनकी पावर्स के आगे गिवर्स की पावर भी कमजोर पड़ने लगती हैं। और तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि एंजिन ने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। जिसके बाद सैम्यू रूडो को एक मास्क देती है और उससे हिदायत देती है कि तुम्हें ये पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहनकर ही रहना होगा, वरना तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे। वहीं तुम बिना मास्क के नो मैंस लैंड में 15 मिनट के अंदर ही मर जाओगे। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है, जो बोलती है कि यह काम बहुत ही आसान होने वाला है और इसलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वह स्पेयर में था
तब उसे लगता था यहाँ पर नीचे कोई भी जिंदा नहीं होगा, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर तो शहर बसे हुए हैं। रेडो अब रियो से पूछता है कि ये बाकी के लोग आखिर कौन हैं जो हम लोगों के साथ आ रहे हैं। रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स हैं, लेकिन ये सपोर्ट ब्रांच से आते हैं क्योंकि इन लोगों के पास पावर्स नहीं है, तो ये हम लोगों को बस दूर से ही सपोर्ट देते हैं। इसके बाद एक आदमी अब रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो के हाथ को पिचका देता है, जिसका नाम ग्रीस है। इनके हाथ इतने ज्यादा मजबूत हैं जिससे ये मॉन्स्टर के आर्मर को इजीली तोड़ सकते हैं। रूडो सोचता है कि उसे अब मिशन पे ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उतना सीख लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बैरिकेड्स की तरफ ढेर सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर रूडो तो डर जाता है, लेकिन रियो कहती है कि टेंशन मत लो, यह वाले मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्लो और कमजोर होते हैं। ये सारे मॉन्स्टर बैरिकेड्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बैरिकेड्स पर कोई भी डैमेज नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जो बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। रियो कहती है कि टेंशन मत लो, यह लोग बस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और तुम बस हमें देखते जाओ। रूडो सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में रियो इतना ज्यादा चिल कैसे हो सकती है। रियो कहती है कि अगर तुम्हें बैटलफील्ड पे अपनी जान नहीं गंवानी तो अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन वह शांत रहता है। रियो कहती है कि उसने इससे पहले इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अपनी कैंची को जेब से निकालती है, यानी कैंची उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो एकदम साइज में बड़ी होने लगती है और उसे वो अपने पैरों से घुमाने लगती है, और इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम रीपर है। ग्रीस रूडो से कहता है कि तुम यहाँ पे भले देखने आए हो, लेकिन तुम्हें भी हमेशा चौकन्ना रहना होगा। तभी एक मॉन्स्टर रूडो पर पीछे से हमला करता है, लेकिन ग्रीस उसे थप्पड़ मार के रोक देता है और उसे उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट डालती है, और ऐसा ही बाकी सपोर्टर्स भी करते हैं। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स इन मॉन्स्टर को कमजोर करते हैं और गिवर्स इन्हें फाइनल में मार देते हैं। रियो सभी छोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी एक छोटा मॉन्स्टर जो जिंदा होता है वो एक सपोर्टर पे अटैक करने लगता है। रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और वो यहाँ पर किसी पर बोझ नहीं बनने वाला। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक डंडा उठाता है। वो उस डंडे को एक पिंजड़े में ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इससे बच जाता है और रूडो पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ आकर उसे बचा लेती है और रूडो की तारीफ करती है कि वह किसी की जान बचा रहा था। ग्रीस पूछता है कि तुमने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया, तो रियो कहती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार तो नहीं पाया, लेकिन उसको 2 भागों में काट जरूर दिया है। इसलिए अब रियो उस मॉन्स्टर के इतने ज्यादा टुकड़े करने वाली है कि वो कुछ भी उसका कर ना पाए। ग्रीस कहता है कि ये मॉन्स्टर कुछ नए तरह का मॉन्स्टर है, इसलिए हमें इसके बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करनी चाहिए। हम देखते हैं कि रियो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सिर के बाल काट देती है और कुछ देखती है कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी आ लगता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है और इस पेयर में रहने वाले सभी लोगों को सबक भी सिखाना है, लेकिन मैं अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यूजलेस हूँ, मैं कचरा हूँ। तभी ग्रीस रूडो का हाथ पकड़ के ले जाता है और उसे लेकर भागना शुरू करता है। वो रूडो को मोटिवेट भी करता है कि इतनी जल्दी हार ना मानो। इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है जो कि उसके सिर में है। वो उसी पर अटैक करती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर धूल में बिखर जाता है। रियो बताती है कि उसने उस मॉन्स्टर के उस चीज पर अटैक किया जिससे वो मर गया, यानी वही चीज उसकी पावर सोर्स थी। ये किसी चाकू जैसा था जो कि हो सकता है उसका वाइल्डर इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन यह उस कचरा मॉन्स्टर के अंदर कैसे गया और ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
एक आदमी को जो उस रूडो को बेचना चाहता था। वो अपने आप को कमरे में बंद पाता है और उसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा हुआ था। वह उससे पूछता है कि उस लड़के के बारे में बताओ जो लड़का ऊपर से आया था। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 4 गाजी यूटा का। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि मेरा चैनल भी एग्जिस्ट करता है। हम मिलेंगे आपको न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।